रहा हूँ, ये देखा जाता है कि जब एनडीए गवर्नमेंट आती है यहाँ पे, या कहें कि यहाँ की राइट विंग आती है, तब थोड़े स्थिति बेहतर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड पार्टी है, उसको भी राइट विंग माना जाता है। लेकिन जब यहाँ गवर्नमेंट चेंज होती है तो कुछ रिश्ते ऐसे, तो क्या इसका फर्क कभी इतने सालों में रहा है? टैसिटली हो गया, कभी कभी ओपनली हो गया, और आने वाले समय में जिस तरह से सिचुएशन है, इसको किस हिसाब से आप देखेंगे कि गवर्नमेंट चेंज के हिसाब से बदलती है? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले हम बहुत जो है थोड़ा सा वामपंथी ओरिएंटेशन थी, उसके चलते पैलेस्टीन को सपोर्ट, हर अरब कॉज को सपोर्ट, बदले में हमें क्या मिला? एक बार हमको कश्मीर के ऊपर खुल के सपोर्ट नहीं मिला। जिनको हम आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते रहे, उन्होंने नहीं हमको मतलब रेसिप्रोसिटी वहां से नहीं मिली। तो मैं समझता हूं एक तरफ से अब हम थोड़ा सा रियलिस्ट स्टैंड पे आ रहे हैं। वी हैव कम टू अ रियलिस्ट स्टेट पोजीशन, जिसके अंदर की जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट इतने अच्छे से कोइंसाइड करते हैं, सो वी सी नो रीजन टू बी शाई अबाउट देम। ठीक बात। We see no reason to be embarrassed about them. There is nothing to be embarrassed. Israel as a nation state, the existence has been recognized by the United Nations. उसके जो इजिप्ट वगैरह देश हैं, उन्होंने भी उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो अब we can't be बोले मुद्दई चुस्त गवाह सुस्त वगैरह, मतलब उनसे बढ़ के तो हम उनका नहीं कर सकते ना। तो और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जबकि आइडियोलॉजिकल अफिनिटीज होती हैं सरकारों की, तो क्वाइट ऑब्वियसली जो रिश्तों में जो थोड़ी दरारें हैं वो हट जाती हैं। जो जानबूझ के एक पर्दा डालने की हम जरूरत समझते थे कि आप ये क्लोसेट में रहनी चाहिए ये रिलेशनशिप, अब ये खुले में आ रही है, एंड इट इज गुड, इट इज गुड। अब देखिए, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री का विजिट है, अभी आपके एनएसए साहब वहां गए उसकी प्रेपरेटरी मीटिंग के लिए, और ये भी अब देखिए इसको स्टैंड अलोन विजिट किया जा रहा है। नॉर्मली क्या होता था, आप जा रहे हैं पैलेस्टीन तो वो वहां भी चले जाइए, वो लीपापोती करने के लिए आप पैलेस्टीन में भी जाएंगे, आप 2-3 और अरब कंट्रीज को बीच में करेंगे। इस बार बताया है कि साहब ये स्टैंड अलोन रिलेशनशिप है, इंडिया टू इजराइल, एक इसको हाइफनेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट हाइफनेट दिस रिलेशनशिप। मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा मैसेज गया है। एक बारी इजराइल के लोग इससे बड़े खुश होंगे, क्योंकि वो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी है। कितने इजरायली दोस्त हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जब आए, हम वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं साहब द ओनली कंट्री वेयर वी फील सेफ इज इन इंडिया। और उनके कितने टूरिस्ट यंगस्टर्स आप देखें, बच्चे आते हैं, हिमाचल जाते हैं, और लद्दाख जाते हैं, और गोवा में बहुत शौक है उन लोगों का, और यहाँ आके वो रिलैक्स्ड फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, जो वो किसी और मुल्क में सेफ नहीं फील करते। तो ये पीपल टू पीपल रिलेशनशिप मस्ट बी मेड टू ग्रो। देखिए, हमको वी मस्ट, ऑल नेशंस मस्ट लुक एट नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट। हमारी देश के जो हित हैं, राष्ट्र हित हैं, वो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राष्ट्र हित क्या है कि साहब, इजराइल की जो फौजें हैं, दे आर द मोस्ट कॉम्बैट टेस्टेड आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। और वो जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में, तो वो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में जो इनकी महारत है, जिस तरह के कारनामे इन्होंने करके दिखाए, एंटेवी में जाके 3000 किलोमीटर दूर जाके रेड करना, अपने लोगों को छुड़वा के लाना टेररिस्ट से, ये मतलब अपने आप में एक कीर्तिमान सेट किए हुए हैं इन लोगों ने। तो इनका जो इनका ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटाबेसेस हैं, बिकॉज ऑफ एक्चुअल कॉम्बैट, वो बहुत तगड़े हैं। और ये लोग बड़े क्रिएटिव और इनोवेटिव लोग हैं। जो इनके वेपन डिजाइन हैं, वो बड़े देखिए इनोवेटिव वेपन डिजाइन है। तो अगर आज हम मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, एक नेचुरल पार्टनर जो उभर के सामने आ रहा है वो है इजराइल। जब अमेरिका ने हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाए थे, क्या कहते हैं, 1998 के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद, उस वक्त भी इजराइल हमको, हमारे साथ कोऑपरेशन उन्होंने जारी रखा, हालांकि उनको थोड़ा लोअर प्लेन पे करना पड़ा। अब ना केवल एयरफोर्स, देखिए नेवी में हमारे फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये हम इनके साथ मिलकर बना रहे हैं, प्रोडक्शन उनकी खूब चल रही है। बराक मिसाइल हमारे सारे वॉरशिप्स के ऊपर वो लगा हुआ है। अब हम मिलके बराक 8 को बनाने वाले हैं, जो कि एक बड़ा एडवांस सिस्टम होगा। हमारे जो स्पाइडर एंटी जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एयर कमांडर साहब ने बात करी है, और ये बड़ा एक बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, जिसमें लोग आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने को राजी ही नहीं है साहब। तो ये अब दिखाइए, सिवाय रूस और शायद इजराइल, रूस आपको देता है न्यूक्लियर सबमरीन्स लीज पे, और कोई नहीं दे रहा। 5th जनरेशन फाइटर की रूस से बात हो रही है। तो जैसे वो एक ट्राइब टेस्टेड रिलेशनशिप है, जिसमें भी अभी दरार आ रही है, लेकिन ये रिलेशनशिप मैं देख रहा हूं और स्ट्रेंथन हो रही है।
मैं यही सवाल आपसे आगे इसका एक्सटेंशन, जैसे कि आप 2003 से 6 में रहे, एक तो जो आपने चूंकि रशिया वाले जिक्र किया था, मैं उस पर एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। इंडिया की जो पॉलिसी है संभवतः सबके साथ करने की है, अभी लुक ईस्ट भी है, हम यूएसए लुक वेस्ट भी हैं। चाइना ने तो एक बार कमेंट भी मारा था कि इंडिया इज लाइक ए यंग ब्यूटीफुल ब्राइड हु वांट्स टू प्लीज ऑल, ये वाला कमेंट भी आया था, आपको याद भी होगा। तो ये कितना बेनिफिशियल रहेगा? हम इजराइल से भी तो बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हम पैलेस्टीन से भी दोस्ती करना चाहते हैं, हम चाइना से भी रिलेशन ठीक रखना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी कितना है? रशिया थोड़ा सा नाराज हुआ है पिछले अमेरिका से के नजदीक जाने से, ये पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल आप जो है एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी, बाइपोलर जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई। उसके बाद हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें जो देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले और वर्ल्ड वॉर 2 के पहले मल्टीपोलर ऑर्डर्स थे। मल्टीपोलर ऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट। भाई रूस और क्या कहते हैं जर्मन की वो रसो जर्मन पैक्ट साइन किया था। दोनों के बीच में शांति थी जब लड़ाई शुरू हुई। और जहां 41 हुआ तो वो रशियंस को जर्मन ने इन्वेड कर दिया। तो देखिए कितनी क्विक अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स वैसे होती रही। तो उसके लिए हमको बड़ा एजाइल होना पड़ेगा। वो हार्ड माइंडसेट की साहब हम तो नॉन अलाइंड हैं, या हम इसके साथ नहीं बात कर सकते, इससे बात करेंगे तो उसके साथ बात नहीं कर सकते। वी हैव टू मैनेज कॉन्ट्रडिक्शंस, वी हैव टू नॉट डील विद बाइनरीज, वी हैव टू डील विद ऑल, एंड वी हैव टू लुक, प्राथमिकता हमारा राष्ट्रहित, जहां हमारा राष्ट्रहित सर्व होता है, उसके बाद हम पाथ टू गो। वी हैव टू फॉलो दिस रियलिस्ट कंस्ट्रक्ट। एक एयर मार्शल साहब ने बहुत मेरे दिल की बात कही है बिल्कुल, एंड आई वुड लाइक टू रीइंफोर्स व्हाट ही सेड। द ग्रेटेस्ट थिंग जो हम इजराइल से सीख सकते हैं वो है वो ऑफेंसिव माइंडसेट, हिट आउट। देखिए, इजरायली यंग ऑफिसर्स के लिए कमांडमेंट्स हैं। पहली कमांडमेंट है अटैक अटैक अटैक, दूसरी कमांडमेंट है इन द अटैक रिस्क रिस्क रिस्क। Remember, the nearest way to safety is always via the enemy's hill. When orders don't get through, presume what they would be and act accordingly. आप जरा देखिए वो ऑफेंसिव माइंडसेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये हमारे को बहुत जरूरत है। क्योंकि हम लोग ने देखिए, हमारा इतिहास देखिए, पानीपत की सारी लड़ाइयां कहां लड़ी गई? दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर। मतलब आप दुश्मन को अंदर आने देते हैं, फिर आप उससे लड़ाई करेंगे तो आप पिटेंगे साहब। देखिए, हम केवल ढाल से नहीं लड़ सकते, ढाल के साथ तलवार का इस्तेमाल बहुत अहम है। तो हमारे देश में रक्षात्मक 30 साल से हम पाकिस्तान की सह रहे हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर ऑफेंसिव, वॉर ऑफ 1000 कट्स। 1980 की दशक में उसने पंजाब में शुरू किया, 21,000 भारतीय नागरिक मारे गए। फिर उसने जब हमने वहां काबू पाया, वो तो चला गया जम्मू कश्मीर, 44,000 भारतीय नागरिक मारे चुके हैं। और 1993 के बाद तो साहब पूरे भारत में खुल सिमसिम है, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई, चाहे दिल्ली, चाहे कलकत्ता, चाहे बेंगलुरु, बम फट रहे हैं हर जगह साहब आपके। अब तो वो आपकी ट्रेनों के ऊपर वो चढ़ बैठे। तो हमने कितना पलटवार किया है। अब जाके हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी साहब, और वो भी हमने कहा था उस वक्त कि साहब ये वन ऑफ नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी द न्यू नॉर्मल। और ये हमको इजराइल से सीखना है। आप एक इजरायली की जान लीजिए, कल आपके 100 बंदे हम गिराएंगे। ये क्योंकि भारतीय जानें सस्ती नहीं है। इजराइल अपने हर खून की बूंद की कदर करता है। यू टेक इजरायली ब्लड, यू विल हैव टू पे अ प्राइस। बिल्कुल यही माइंडसेट हमारा होना चाहिए। बहुत हो गया ये रक्षात्मक, रिएक्टिव, यू सी कि मतलब वो कुछ करे तो हम साहब कुछ करेंगे, उसके पहले आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये क्या मतलब है? चलिए, गूज़बम्प्स मेरे खड़े हो गए हैं और मुझे लगता है कि दर्शकों के भी खड़े हो जाएंगे। इस नोट पर एक छोटे से ब्रेक सजा रहे वो अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब की वॉरफेयर आजकल है, साइबर वॉरफेयर हो जाए, इंटेलिजेंस के लेवल पर है, जो छोटे हथियार संभवतः इफेक्टिव हथियार हैं, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे, उस पर ज्यादा जाना चाहिए, और उसमें इजराइल कैन बी अ गुड पार्टनर, वेरी गुड पार्टनर, बिकॉज उनकी महारत है इसके अंदर। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, देयर इज स्पेस और पाकिस्तान को सूट करता है कि वो अगर आपको एसिमेट्रिक लड़ाई में ही एंगेज करके रखे। उसकी महारत है, हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके एडवांटेजेस हैं। बिल्कुल, ठीक है साहब। और जहां तक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, सीआईए ने बड़ी बढ़िया तरह से ट्रेन किया है, अफगानिस्तान में बड़ी मशक हो चुकी है इनकी इसके अंदर। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में उसको एडवांटेज है। हम उसको एसिमेट्रिक वॉरफेयर तक सीमित ही क्यों रहने दें?
it is the responsibility to create space for a conventional conflict between the ends of asymmetric warfare and nuclear warfare. ये तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। But there are many pitfalls going for the conventional warfare. देखिए कन्वेंशनल में लिमिटेड कन्वेंशनल, अच्छा, आप okay. जा सकते हैं। Okay. अब देखिए इजराइल ने वहां पे इन्होंने जैसे आपको एक दिया कि उन्होंने एसिमेट्रिक वार किया, 2 उनके जवान पकड़ के ले गए, ठीक है साहब, हमारे तो सिर काट दिए हैं। हाँ। और जवाब में उन्होंने क्या किया, 15,000 हवाई सॉल्टीज, 1 लाख आर्टिलरी के राउंड, 3 डिविजन आर्मर की उनकी अंदर घुस गई, तकरीबन 40% लेबनान की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, उनकी सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पे सिमेट्रिक सिचुएशन है न्यूक्लियर, लेकिन उसके नीचे भी कारगिल का युद्ध हुआ, पूरा 3 महीने चला। कितने एटम बम गिरते देखे साहब आपने नई दिल्ली के ऊपर। ये बहुत ज्यादा अपने आप को डरा के पैरालाइज, वो बोलते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस, इतना एनालाइज किया कि साहब आप पैरालाइज हो जाएं, तो वो तो फिर हमारी गलती। कितना एग्री करेंगे? ये इस पर मेरा सवाल भी है कि हम लोग अभी पिछले कुछ महीनों में, सालों में ये देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स उस स्प्री में तो जा रही है कि जहां पर हमको बड़े बड़े जहाज खरीदने हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि उसकी जरूरत संभवतः उतनी नहीं पड़ेगी? See, we have to be prepared for the entire dimension of the range of war, from the asymmetric to nuclear. आप कहें कि एक ही डायमेंशन में हम तैयारी करें, अच्छा, तो इट विल नॉट बी ओके। वी हैव टू बी रेडी फॉर द एंटायर डायमेंशन, क्योंकि ये हमारे एरिया में प्रचलित है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये डोमेन्स हैं लड़ने के, एक चौथा डोमेन उभरा है साइबर वॉर। जी हाँ। तो ये साइबर वॉर को इसी दर्जे का महत्व देना है, क्योंकि साइबर से ही अब ये 3 भी चलेंगे। हाँ, बिकॉज सब इंटीग्रेटेड है। तो दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू डायमेंशन। हो सकता है कि आगे सिर्फ साइबर वॉर ही हो, बट अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एंड साइबर को इकट्ठे लड़ना है। फ्लाई एंड फाइट इन साइबर स्पेस, और मार्च एंड फाइट इन साइबर स्पेस, सेल एंड फाइट इन साइबर स्पेस। जी हाँ। ये मुद्दों पे हमें अपने फोर्सेस को बढ़ाना है, along with preparation for the entire dimension. So I agree with General Bakshi when he says that we have to be ready for the entire spectrum of war and choose such a spectrum जो हमारे हित में हो, जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ाए, out of the asymmetry and below the nuclear threshold, and that is where we will get them. नहीं, पर हमारा, मैं एक चीज और, ठीक है ये बात आपने सही की, पर क्या हमारा अभी पिछले कुछ सालों में वो एटीट्यूड रहा है? जैसे सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा मोरल बूस्टिंग रहा कि ठीक है अगर हमने ऐसी सिचुएशन आई तो हम कर सकते हैं, बट ये ऑफ रिपीटेड हो, हमारी फोर्सेस का वो उस तरह का माइंडसेट हो, उस तरह के इक्विपमेंट हो कि ये छोटा सा ऑपरेशन कहीं करना पड़े तो फिर उस तरह के इक्विपमेंट तो हमारे पास है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, इट्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू डू। If they want us to go every now and then, we will go. So it's a policy level decision. Equipment wise, the armed forces के पास equipment है। हाँ, इसको अगर ये ज्यादा करना होगा तो इस पॉलिसी अगर ये बोलेगी तो उस हिसाब से हमारी प्रेपरेशन उधर को हो जाएगी। क्योंकि पॉलिसी डिसाइडेड दैट। सो हाँ, दैट इज वाई जो भी हम आगे से करेंगे, जिस तरह की पॉलिसी बनाएंगे, आर्म फोर्सेस वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बड़ा अच्छा, आप भी मानेंगे वही माइंडसेट की बात जो आप कह रहे थे? बिल्कुल माइंडसेट की बात है। देखिए साहब, अब कारगिल में मैं भी मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था और उसके पहले मैं कारगिल में ग्राउंड पे लड़ा भी हुआ हूँ। तो देखिए उस वक्त क्या प्रॉब्लम क्या आई थी जिसके वजह ये डिसीजन हुई, मैं थोड़ा शेयर कर लूँ, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। कि देखिए साहब, हमने बोला कि साहब अगर हम इनके अक्रॉस द बॉर्डर जो है लॉन्च करते हैं ऑपरेशन, तो 7 या 10 दिन के अंदर पूरी दुनिया टूट के आपके गले पड़ जाएगी कि बंद करिए, न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाली है, ये वो है, और पाकिस्तान विल बी लेफ्ट इन पोजेशन ऑफ द हाइट्स। जी हाँ। उसमें कम से कम 3 महीने चाहिए कि आप निकाल लीजिए, पहाड़ों की लड़ाई स्लो है। तो इसलिए फैसला लिया गया था कि हमारी उस वक्त पॉलिसी ये कहती थी कि हम LOC पार नहीं करेंगे। फिर कौन तीसरी ताकत बोल सकती है? हमारे इलाके में हम जो करें वो हमारी अपनी कार्रवाई है, हमारा अपना इलाका है। तो हमने उनको खदेड़ दिया। लेकिन
उस वक्त ये भी सोच थी, और जनरल वीपी मलिक साहब ने लिखा भी है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहता तो आपको पलटवार पार करना पड़ता, और एक रंजिश जो सारे फौजियों को और हवाई फौजियों को रह गई है कि साहब हमें उनको सबक सिखाने का मौका नहीं दिया गया। रेज कॉस्ट फॉर पाकिस्तान। ओके। जब तक आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे, ही विल नॉट डिजिस्ट। आपका काम है उसको डिटर करना कि तुम ये करोगे तो तुमको भारी कीमत देनी पड़ेगी। ये इजराइल से आप सीख ले, टू कम बैक टू इजराइल। ये इजराइल से अगर हम सीख ले तो मेरे ख्याल इवन मोर देन द वेपन एंड इक्विपमेंट वी नीड टू इंपोर्ट द इजरायली माइंडसेट। उन्होंने बमबारी करी, उनके जो ये जो सरफेस फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव से उन्होंने तो वो फेफड़े बाहर निकाल लिए हैं लोगों के, और जो अमेरिका हिला के रख दिया, जो अमेरिका नहीं कर पाया। थोड़ा सा इंटरवेंशन हुआ, लेकिन वो बहुत ही इफेक्टिव और रूथलेस इंटरवेंशन। देखिए रशियंस के कोई लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, वो हर कॉन्फ्लिक्ट को हाई इंटेंसिटी दर्जे पे फाइट करते। तो फिर एक लाइन में तो कह सकते हैं कि इंडो इजराइल संबंध तो खैर बहुत अच्छे चलने वाले हैं, ऐसी उम्मीद तो है आपको? बिल्कुल, मैं तो समझता हूं ये फलेंगे और फूलेंगे। चलिए, इस और हम उम्मीद करते हैं कि ये और फलें फूलें, हाइट्स पे जाएं और स्केल करें फर्दर हाइट्स।